बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल जी आज का स्ट्रेस के बारे में, मेरा ख्याल है जो मैंने अभी पहला सवाल किया है साइकोलॉजिकल बच्चों में जो इश्यूज़ हैं उससे मिलता जुलता ही है, और बुनियादी तौर पे स्ट्रेस भी वही है ना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही होता है। तो ये जो स्ट्रेस है तो वो बच्चों के हवाले से था, स्ट्रेस किसी लेवल पे भी है, हर लेवल पे स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता। बच्चों का स्ट्रेस किसी और वजह से आ रहा है या किसी और तरह से उसका इजहार हो रहा है, और बड़ों का जो स्ट्रेस है वो किसी और वजह से है, लेकिन उसके पीछे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही हैं। तो अगर आप देखें तो स्ट्रेस की जो दो मेजर वजूहात हैं, वो एक तो वही है जिसको हम कहते हैं फैमिली डिसइंटीग्रेशन, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया कि जो सोशल सपोर्ट होती थी, जो सोशल रिसेशन आ चुका है। स्ट्रेस की बड़ी वजह ये है कि बच्चे आजकल अपने आप को अकेला समझते हैं, फैमिली अकेला समझती हैं। अभी भी आप चले जाएं गांव देहातों के अंदर तो आपको लगता है कि खुदा खास अगर एक भाई की नौकरी नहीं भी है, काम नहीं भी कर रहा, तो उसको कोई मसला नहीं है, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। फैमिली की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती थी, लेकिन जब आप पहले सब कुछ छोड़ के न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएं, और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर तो उस शख्स के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत है। तो एक तरफ से तो स्ट्रेस इस चीज़ का है कि जो सोशल रिसेशन है उसको फैमिली की सपोर्ट नहीं है, माँ बाप के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है, बड़ों के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है, और जो इंटरनेट पे अगर उसको सपोर्ट मिलती भी है तो वो उन लोगों से मिलती है जिसके बिलीफ सिस्टम ही फ़र्क है। मसलन अगर आप इंटरनेट पे विकी हावे बैठे कर रहे हैं या कोरा.com पे जाके आप एडवाइस ले रहे हैं, सवाल टाइप कर रहे हैं, तो वो जो जवाब देने वाला हुआ है वो मुसलमान तो नहीं है, ना ही उसको आपके सिस्टम का पता, ना ही आपको उसको आपकी फैमिली का पता, ना ही उसको आपकी बैकग्राउंड का पता, ना ही उसको आपके विलेज का पता है, टाउन का पता है, या आपकी एस्पिरेशंस का पता है। वो तो एक स्टैंडर्ड किस्म का जवाब उन्होंने दे देना है, और मोस्ट लाइकली वो जो जवाब है, वो जो शख्स जवाब देने वाला है उसकी बैकग्राउंड पे होगा। वो हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वो क्रिश्चियन हो या एथिस्ट हो। तो वो जब वो उनको लगता है कि यार जो मुझे जवाब मिला है वो तो बहुत फ़र्क किस्म की चीज़ें हैं जो मैं बिलीव करता हूँ, उसका स्ट्रेस है। उसके अलावा मल्टी जनरेशनल लिविंग की वजह से स्ट्रेस है, यानी कि बच्चों में अब मजबूरी में उनके यानी कि वो खुद रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, मतलब मियाँ बीवी उनके आगे से बच्चे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि जब उस बच्चे की शादी होती है तो उसकी जो बहू आती है, उसकी जो बीवी आती है, वो अपने बाप के घर में लेके आता है, क्योंकि उस लेवल तक वो पहुंचा नहीं होता कि वो अपना घर जो था बसा सके या ख़रीद सके या अफोर्ड कर सके। तो वो तरबियत हुई है न्यूक्लियर फैमिली में, और रहना है उन्होंने मल्टी जनरेशन फैमिली में। तो आप सोचें न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले के पास तो कॉम्पिटेंसी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो मल्टी जनरेशनल फैमिली के चैलेंजेस को समझ सके और उसको हैंडल कर सके। तो उसकी वजह से सोचें कितना स्ट्रेस होगा कि एक आदमी थका हुआ घर आए सारा दिन नौकरी के बाद, और बीवी शिकायत लगा रही है तुम्हारी माँ ने ये किया, बाप ने वो किया, और उसकी पहले वो उसकी अपनी अम्मा से सुने कि तुम्हारी बेगम ने ये किया और बहू ने ये किया, और उसके बाद वो जाके जनाब बीवी की बात सुने कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तो वो तो बेचारा ऐसे ही रगड़ा जाता है। तो ये मल्टी जनरेशन लिविंग के चैलेंजेस जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा जिनका उनको स्ट्रेस है। इसी तरीके से जो कुछ और बच्चों के अंदर तरबियत के अंदर ये जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनके अंदर, उसकी वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। मसलन अब्यूज़ अगर बच्चे को हुआ हो बचपन में, आप आजकल तो हमारे ज़माने में तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें कोई थप्पड़ पड़ता था या किसी बड़े से ही पड़ता था, अपनी फैमिली में से ही पड़ता था। आजकल के बच्चे तो बेचारे अपने टीचरों से सेफ नहीं है, आजकल के बच्चे तो मोहल्ले में सेफ नहीं है, मदरसे में सेफ नहीं है। तो ये जो अब्यूज़ है बच्चों का, और वो पता चलता है अक्सर औक़ात टीनेज के बाद जाके, जवानी में जाके पता चलता है कि चाइल्डहुड के बैड एक्सपीरियंसेस क्या थे। तो और जैसे मैंने पहले बताया कि गार्ड्स खड़े होते हैं, आप हर एक को शक की निगाह से देख रहे होते हैं। तो हर एक को, एक लड़का या लड़की उसको कोई हाथ में ला रहा है, उसको कोई उसने पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ाया गया है कि जनाब ये जो हरासमेंट के जैसे वर्ड हैं बच्चों की तरबियत में ये बताया जाता है। हमारे ज़माने में तो क्योंकि हरासमेंट इतनी है ही नहीं थी,
अगर है भी थी तो हमने सुनी नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो नहीं हुई ना, हमने अपने किसी ख़ानदान पीयर्स में आगे पीछे ये बात सुनी भी नहीं थी रैस पढ़ के होती। तो इसका मतलब है वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिज़िकली बच्चों के लिए सेफ़ था, आजकल का नहीं है। तो इसमें से आपको मेजॉरिटी बच्चे लगेंगे या तो वो गार्ड्स पे है, हर एक को शक की नज़र से देख रहे हैं, तो या उनके साथ वाकई अब्यूज़ हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उनको किसी ना किसी डोमेस्टिक वायलेंस में से गुजरे हैं, उन्होंने अपने घर में लड़ाई होती देखी है, माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, चीज़ें बर्तन टूटते हुए देखे हैं। चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस वाज मुझे बच्चे बता रहे होते हैं कि जी बचपन में उनके साथ जनाब उनके जो बेबी सिटर्स हैं वो ज़्यादती करते रहे, स्कूल में उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रही, बुलिंग होती रही है। आजकल बच्चों में ये बहुत ट्रेंड है, बुलिंग हो रही है। ये किसी ज़माने में जब हम अमेरिका में गए थे 86 के अंदर, तो हमें वहाँ पे जाकर पता चला कि बुलिंग भी कोई चीज़ होती है, वहाँ भी होती थी। तो वही देखें ना, सिर्फ टाइम का फ़र्क है। अब वही चीज़ें हैं, जब इन्वायरमेंट वही होगा तो एंड रिजल्ट भी वही होगा। तो जब आप वो करेंगे जो यूरोपियन अमेरिकन करते थे, तो एंड रिजल्ट भी वही होगा, जो उनको मिला आपको भी वही मिलना है। तो उनके भी निज़ाम के अंदर फिर उसका हुआ ये कि बुलिंग शुरू हो गई। तो आजकल यहाँ पे स्कूलों में इतनी बुलिंग है, बच्चियों के साथ केसेस हैं बुलिंग के, यानी कि वो कहा जाता है ये लड़के लड़कियों को जिसका अफेयर्स नहीं आए उनसे पूछा जाता है तो जनाब उनको मजाक किया जाता है, बुली किया जाता है। तो ये हमारे ज़माने में ये चैलेंजेस नहीं थे। तो इसी तरीके से सब्सटेंस यूज़ है, आपको पता है अखबारों में भी आता रहा है कि जी बच्चे ड्रग्स पे हैं, स्कूलों कॉलेजों के अंदर ड्रग्स मिल रही होती हैं, ज़बरदस्ती लोग उनको खिला रहे होते हैं सर्वाइवल के लिए। जनाब वो बच्चे लड़के जो उनसे हैं वो मजबूरी में किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, और फिर उस ग्रुप में जाके जनाब जो एक नॉर्म होता है कि जी सारे नशा कर रहे हैं, तो वो भी बेचारे मजबूरी में नशा करना शुरू कर देते हैं और फिर वो आदत बन जाती है। तो ये एक फैमिली डिसइंटीग्रेशन और सोशल रिसेशन जो चल रहा है, सबसे बड़ा सोर्स जो सा स्ट्रेस का वो ये है। दूसरा उसकी इकोनॉमिक रीजंस हैं। इकोनॉमिक रीज़न जौन सी हैं वो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और ये किसी एज पे भी जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदारियाँ आपके पे बढ़ती चली जाएंगी, आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप रैट रेस में शामिल हो जाएंगे और उस मुआशरे के अंदर इन रहना चाहेंगे, मुकाबलेबाजी के अंदर इन रहना चाहेंगे। इन से मुराद ये है कि यार मैंने इसी मुआशरे में सर्वाइव करना है, फलाने के बच्चे जनाब अगर किसी टॉप लेवल के स्कूल में जा रहे हैं तो मेरे भी जनाब बच्चे टॉप लेवल के स्कूल में जा रहे हैं। ये मुझे एक साहब बता रहे थे, उनको काफ़ी मसाइल शुरू हो गए, स्ट्रेस थे, बीमार हुए थे, तो मेरे पास रोते हुए रोना शुरू कर दिया उन्होंने। यानी आपको सोचें कि 44-45 साल का बंदा काउंसलिंग में आके रोना शुरू कर दे, आदमी इतनी आसानी से नहीं रोते। तो वो और बेगम ये कह रही है, प्रेशर क्या है कि जनाब बेगम साहबा ये कह रही हैं कि जी ये तो उतना कमाते नहीं हैं जितना कि जिससे हम अच्छी तरीके से खर्चे कर सकें, और अपने उनके जो सेटअप था उसके अंदर एक उनकी तरह से ना उनको गलत ट्रीटमेंट मिलता था क्योंकि ही वॉज नॉट वेल ऑफ। जबकि पता ये चला, वो साहब कहते हैं कि मैं 2.5-3 लाख रुपया महीने का घर पे खर्च करता हूँ, लेकिन जिस मुआशरे में जिन सेटअप में ये उठती बैठती है उसमें ये 2.5-3 लाख कुछ नहीं है। यानी कि पहले बच्चों को आप आला तालीम के लिए आप अच्छे स्कूल में अपनी औकात से बढ़ के भेज दें, उसके बाद उस स्कूल में बच्चों पे एक नया मसला आ जाएगा कि वो आगे पीछे जो उनके लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो पीयर्स बैठे हुए हैं, वो जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं। फिर आपको वो गाड़ियाँ जो सी हैं या तो ख़रीदनी पड़ेंगी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यानी कि वो फ़र्ज़ करें ना आपका बच्चा 100 रुपया लेके रोज़ स्कूल जाता है खर्च करने के लिए, तो उसका साथ वाला 1000 रुपया लेके आ रहा है। तो ये जो मसले मसाइल आए हैं वो साहब ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा जी मैं 3 बच्चे हैं मेरे, मैं 90,000 रुपया इनकी फ़ीसों पे महीने का खर्च करता हूँ, मैं इस काबिल नहीं था। मेरी बेगम साहबा ने को ये पता है, लेकिन ये समझती हैं कि जनाब क्योंकि इनकी सहेली के बच्चे उधर हैं तो ये बच्चे उधर ही होने चाहिए। मैं मर चुका हूँ, मैं कमा कमा के इनके अपने आप को खींच के इनके म्यार पे पूरा करने के लिए इस रैट रेस के अंदर तो ख़त्म हो रहे हैं लोग।
और हमने वो रेस लगाई हुई है और फिर वो बच्चों का वो लाइफस्टाइल बनना शुरू हो जाता है। जब आप बच्चे 10 साल में किसी ऐसे ग्रुप्स में के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे सारे वेल ऑफ हैं, तो आप सोचें क्या होगा। फिर उनकी वही आदतें बनेगी, फिर उनके पास मोबाइल भी वैसे उनको चाहिए, और वो अल्टीमेटली या तो उनके घर वाले खरीद के दे रहे हैं या कल को बड़े होंगे तो उन्होंने खुद वो उनका लाइफस्टाइल ऐसे उनके अंदर सीप इन कर जाता है कि वो सारी ज़िंदगी उस लाइफस्टाइल को फीड करते चले जाते हैं और वो स्ट्रेस का लेवल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अपनी औकात या अपनी बसात से बढ़ के उनके खर्चे बढ़ चुके होते हैं। क्योंकि हर वक्त उनको कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिल जाता है जो उनसे आगे होता है। तो आप वो सोचे ना, सारी ज़िंदगी एक बंदा इसमें गुजार दे कि मैंने पहले घर बनाना है, फिर मैंने बढ़ा लेना है, फिर मैंने उससे बढ़ा लेना है, फिर मैंने उस इलाके में शिफ्ट होना है, फिर या इसी तरह गाड़ी भी, पहले मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, फिर मैंने गाड़ी लेनी है, फिर मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, फिर मैंने गाड़ी अच्छी लेनी है, फिर उससे बड़ी लेनी है, फिर मैंने जनाब 4 व्हीलर लेनी है, फिर मैंने उसको 5 साल के बाद बदलना है। सारी ज़िंदगी आप गाड़ी के ख़रीदने के चक्कर में ही पागल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेस है ये किलर हैं, बीमारियों की मेजर वजूहात है। यहाँ से बात शुरू होती है तो कंटिन्यूसली ये लड़ाइयों में अग्रेशन जो है लोगों में, लड़ाई झगड़े, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको 90% केसेस में स्ट्रेस नज़र आएगा। तो ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रैट रेस की वजह से और फिटिंग इन की वजह से कि मुआशरे के मुआशरे ने जो आइडियल्स बनाए हैं उसमें हम फिट हो जाएं, ब्रांड पहन के हम वो फिट हो जाएं, और जो कंपैरिजन्स चल रहे हैं, ये दूसरा बड़ा मेजर सोर्स है स्ट्रेस का। तो एक तरफ से आपका सोशल सेशन, जिसके अंदर वो भी आ गया कि ये आ कहाँ से रहा है, मीडिया के थ्रू आ रहा है, और मीडिया का फिर इकोनॉमिक सेशन भी मीडिया के थ्रू भी आ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन की बेसिस बन रही है। जो एक हाई स्टाइल आपको लाइफ दिखाई जाती है मीडिया के ऊपर, वो रियलिटी में ऐसी हर शख्स के पास तो नहीं है। ड्रामा तो हर बंदा देख रहा है। वो मुझे एक पुराने ज़माने का ड्रामा याद आता है, पता नहीं इशफाक अहमद साहब का था कि किसका था। तो वो उसमें एक बच्ची है, किसी के घर में मुलाजिम है, उसके माँ बाप के साथ वो रहती है। तो उसके घर में शादी हो रही है, शादी जो मालिक है उसकी बेटी की हो रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत लेविश किस्म की शादी हो रही है। ये बच्ची अपने क्वार्टर की खिड़की में से देख रही होती है कि शादी क्या हो रही है। पहले वो एक्साइटेड होती है, फिर उसके कोई दिमाग में ख्याल आता है, फिर वो रोना शुरू कर देती है। तो करते करते कुछ ही अरसे में वो बच्ची मर जाती है। तो अब केस जाता है, तो जो मालकान हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो बच्ची डिप्रेशन में अपने आप को मार देती है, ये कह के या सोच के कि अगर यही शादी है तो मेरे माँ बाप तो बेचारे मुलाजिम हैं, वो तो ये अफोर्ड कभी भी नहीं कर सकेंगे, तो मेरी शादी कब होगी, ये कैसे होगी। तो जो इनका वकील है जो मुलाजमों का, ये कोर्ट में प्रूव करना चाह रहा है कि ये सोशल, ये मर्डर है, ये मुआशरे ने कत्ल किया है। अब देखा जाए तो दोनों बातें सच हैं। आपको ये नजर आ रहा है कि बच्ची ने खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी करवाने वाला कौन है? खुदकुशी करवाने वाला वो सोशल प्रेशर है या वो मुआशरा है। तो आप सोचें, ये जो स्ट्रेस है ये उस लेवल पे आदमी को ले जाता है। तो ये जो रैट रेस के अंदर अब दूसरों को लाल मुंह देख के अपने मुंह को थप्पड़ मार के लाल नहीं किया जाता। तो ये मेजर चीज़ें हैं, इनको अपने घरों को बचाइए। इससे पहले देर तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जितना बचा सकते हैं बचाए। अब तो ये बात इतनी आगे जा चुकी है। अब आप खुद सोचें ना, एक आपके बच्चों की तरबियत में चली गई है, अब अच्छे स्कूलों से, अच्छे एनवायरनमेंट से जा चुकी है, तो अब आप उनको जवानी में आप इतनी आसानी से वो आदतें उनकी चेंज नहीं होगी जब तक कि वो उस एज पे ना पहुंच जाएंगे वो थक जाएं, या कोई लाइफ में बहुत बड़ा उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, अलमिया हो जाए, और उनको टाइम मिले भागते हुए थक के गिर जाएं वो, और फिर बैठ के सोचें कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता जाएगा यहाँ तक कि वो कहते हैं ना, अक्सर एक नई टर्मिनोलॉजी आई है आजकल कि
कि ड्रॉप डेड, एक अच्छा खासा बंदा था जनाब, शादी से आ रहा है, दोस्तों से मिलके आ रहा है, शाम को बैठा हुआ गप्पे मार रहा है, सुबह पता चलता है ड्रॉप डेड, मर गया, गिर गया अचानक ही। तो ये ड्रॉप डेड कहाँ से आ रहा है? ये हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, ड्रॉप डेड इतना ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों के अंदर कि वो भाग रहे हैं उस रेस के अंदर, और जब उस रेस के अंदर वो सांस फूला हुआ है और भाग रहे हैं मुकाबले के अंदर लोगों से जीतने के चक्कर में, तो हर बंदे के अंदर तो इतने मसल नहीं है कि वो भाग सके। हर बंदा कहीं ना कहीं जाके ड्रॉप डेड हो रहा है ना, कोई शुरू में हो रहा है, कोई थोड़ा सा आगे जाके हो रहा है, कोई थोड़ा सा और आगे जाके हो रहा है, कोई 20 साल बाद हो रहा है। एवरीवन इज ड्रॉपिंग डेड। तो ये रैट रेस में ये होता है, इसमें से जीतना किसी ने भी नहीं है, किसी ने, हर एक ने कहीं ना कहीं जाके गिर जाना है। तो ये स्ट्रेस है। तो आई होप यानी कि आप ये बातें आप जितना ज़्यादा भी इस पर टाइम गुजार लें, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये एक नस्ल में नहीं होता, ये असर बहुत पहले नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये इतना बदकिस्मत हम मुआशरा है। हमारे तो आजकल एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हैं कि कैसे हैं। एजुकेशन सिस्टम आप देखें ना, हमारे मुल्क में कितने टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। आप मदरसा एजुकेशन एक है, गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम और है, उसके बाद तीसरा लेवल के ऊपर आपके जनाब वो जो मिडिल क्लास के स्कूल हैं, उसके बाद चौथे हाई क्लास के स्कूल हैं, और फिर 5वें इंटरनेशनल स्कूल हैं। तो पाकिस्तान में 5 तरह के तो ये स्कूलिंग चल रही है। तो 5 में कितने कॉम्प्लेक्सेस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो आपने क्लासें तो पहले से बना ली है। तो ये माशरे के अंदर तो ये जो फ़र्क होता है इसको कम किया जाता है, और यही हुकूमतों के काम होते हैं कि जो ज़ाहिरी फ़र्क है इनको कम कर दिया जाए। लेकिन हमने इसको रोका ही नहीं, और अब हमें उसके नुकसानात सामने नज़र आते हैं। तो इस पर बहुत टाइम है। ये एक नेशनल पॉलिसी का हिस्सा होता है कि आपने मुआशरे को कैसे बनाना है। हमने आंखें बंद करके वेस्ट को फॉलो किया है, हमने सोचा ही नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमने फ्रीडम के नाम के ऊपर कि जी मर्जी है, लोगों को चॉइसेस दें, उनकी अपनी मर्जी है, वो बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। हमने उसके नेशनल लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेस देखे ही नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉलिसी लेवल की कोई चीज़ ही नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, ना ही एजुकेशन में, ना ही सोशल डायमेंशंस के ऊपर। हमने ऐसी स्टूपिड हरकतें की हैं कि ये कौम सारी ज़िंदगी उसके खमियाजा भुगतेगी और भुगत रही है। हमने ऐसी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर गलतियां की हैं जिसके मुआशरे पे असरात है। हम अपने, वो कहते हैं ना कौम क्या होती है, कवाम जो होता है वो लीडर, अगर कवाम है तो कौम क्या है, तो कौम की जो वो जिम्मेदारी है वो तो लीडर्स के ऊपर है कि यार जी ज़रूरी तो नहीं कि ये कौम जहर मांग रही हो तो मैं इनको जहर दे दूँ। एज अ कवाम मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, इस पॉलिसी का, इस एजुकेशन सिस्टम का, ये प्राइवेटाइज स्कूलिंग को करके या प्राइवेटाइज हेल्थ को प्राइवेटाइज करके, या इतने बड़े लेविश किस्म की ये जो आपने होटल्स और ये जो आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री है, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसको बना के मुआशरे के ऊपर इसके क्या नुकसानात आएंगे। ओपन मीडिया पॉलिसी से मुआशरे के ऊपर क्या, तो क्या हमने वो गाइडलाइंस दिए पैमरा ने अपने मीडिया चैनल्स को कि हमने क्या दिखाना है? तो क्या जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है वो सारा पाकिस्तान जौन सा है, जिसमें कहा जाता है 30-35% से लोग जौन से गुर्बत की लाइन के नीचे हैं, तो वो जो ड्रामा देखने वाले हैं, आपके ख्याल में जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो पूरे पाकिस्तान में वही सोशल स्टेटस मौजूद है? वो तो भाई 5% का स्टेटस भी नहीं है वो। तो बाकी जो 95% है जो देख रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में मारे जा रहे हैं। और आप इसको ये कहते हैं कि जनाब ये ओपन है, ओपननेस है, या ये फ्रीडम है, और ये कहाँ की फ्रीडम है? तो हमने फंडामेंटली गलत फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज ये नुकसानात हैं, और ये मुआशरे का शरादा बिखरा हुआ है। और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो बढ़ती हैं वो भी इसी वजह से बढ़ती हैं। जब मुआशरे के अंदर ओपन लेवल के ऊपर आपको नज़र आए कि ये एक शख्स आपको नज़र आ रहा है जिसके पास बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और दूसरे को नज़र आ रहा है कि जनाब वो प्लेट भरी छोड़ के चला गया है, या उसके हाथ में जनाब ये स्ट्रीट क्राइम जिसे आप कहते हैं, इसी वजह से तो होते हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसके हाथ में जनाब
2 लाख का मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो आएगा गोली मार के जरा मोबाइल ले जाएगा इसको। तो इसका अल्टीमेटली यहाँ तक असर जाता है, इस ये जो आपको ज़ाहरी तौर पे इतना फ़र्क नज़र आता है, इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। माशरे के गरीब और माशरे के अमीर लोगों में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडिया ने 5% ज़िंदगी जो थी वो ऐसे पोर्ट्रे की है जैसे कि सारे के सारे पाकिस्तान में यही लाइफस्टाइल है, और लोग उसी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को चाहते हैं, उसी के पीछे दौड़ लगाई हुई है, और वो मिलना किसी में से 5% को भी नहीं मिलना, और वो बेचारे 95% जानते हैं और दे विल बी ड्रॉपिंग डेड टू हैव इट। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि कम से कम आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप अपनी नस्लों को तो आगे की बात कर रहे हैं। आप जो हो चुका उसको तो हम अनडू नहीं कर सकते। इस वक्त आप 30-35 साल के बच्चे को जिससे सारी ज़िंदगी स्टेटस के ऊपर बात की है, माँ बाप ने भी इसको यही मुकाबलेबाजी सिखाई है, पूरे एजुकेशन सिस्टम ने मुकाबलेबाजी सिखाई है। अच्छे जो मुल्क हैं वहाँ पे तो असेसमेंट के स्टैंडर्ड ही फ़र्क है, वहाँ पे तो बच्चों के अंदर मुकाबला नहीं लगाया जाता, वहाँ पे तो ये कहा ही नहीं जाता कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमने तो ये किया है। तो अब आप उस वक्त जिस बच्चे की तरबियत ही आपने मुकाबलेबाजी पे की है, अब आप उसको बड़ा होकर जवान होकर अब आप उसे समझाना शुरू कर दें तो वो तो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए अब आप अगली नस्ल की बात करें, उनको अब आपने कैसे बचाना। ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।